नमस्कार दोस्तों आज आपको पता है कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है शाम को। तो अभी सुबह आपको ये वीडियो हम दे रहे हैं। हालांकि सुबह के टाइम आपको मुझे संविधान की वीडियो देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों बस समय नहीं मिल पाया है, इसलिए आपको संविधान की वीडियो नहीं मिल पाएगी आज। और आज ये सुबह आपको करंट अफेयर्स का ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप इसको मैनेज करेंगे और कल से ये सब कुछ रेगुलर हो जाएगा, क्योंकि आज थोड़ी सी समस्या थी और आप समझदार हैं, सब कुछ समझ रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और बाकी आज हम जैसे ही शाम को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आएंगे, ठीक है। तो पिछले संडे को मैंने आपको कहानी सुनाई थी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया था, मतलब कमेंट किया था कि सर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस पर एक वीडियो बना दीजिएगा कि कैसे कैसे होता है, ताकि हम लोगों को भी अभी से पता चल जाए, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही होगा, हालांकि मैं पहली बार नहीं करा रहा हूं, इससे पहले भी हम कई बार करा चुके हैं। चूंकि जब पीसीएस में इंटरव्यू होता है तो उस दौरान भी ये डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, यानी उस दौरान भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाता है। अब चूंकि मैंने कई बार इंटरव्यू दिया है तो हम उन चीज़ों को कई बार फेस कर चुके हैं, तो हमारे लिए ये नया नहीं है। तो मुझे पता है कि कैसे प्रक्रिया होती है। मैं चाहूँ तो पहले भी वीडियो बना सकता था, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा हो जाए, ठीक है। होने के बाद किस किस दौर से हम गुजरे हैं, किन किन स्टेप में कैसे चेक किया गया है, कैसे फाइल बनी है, ठीक है। तो इस बारे में हम आपको सब कुछ जानकारी देंगे। और यही नहीं, आगे भी जो भी प्रक्रिया होगी, जो भी प्रोसेस होगी ज्वाइनिंग की, और तो उससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे समय समय पर, यानी कि जो भी मेरे साथ होगा सब कुछ हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि हम अपने परिवार के एक सदस्य हैं और आप भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो जो भी काम होगा उसको हम आपको जरूर बताएंगे, सारी प्रक्रियाओं से अवगत कराएंगे। और हमने तो मन में ये ठान लिया है कि सिर्फ आपको बताना ही नहीं है, बल्कि आपको जबरदस्ती खींच करके हम सचिवालय ले जाएंगे। आप भले न जाना चाहें, लेकिन मैं जबरदस्ती आपको सचिवालय लेकर के जाऊंगा ही। इतना आपको मैं टॉर्चर कर दूंगा, इतना परेशान कर दूंगा, इतने आपके दिमाग में हम सचिवालय के सपने भर दूंगा कि आप मजबूर हो जाएंगे सचिवालय आने के लिए, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम एक एक बात, एक एक चीज, हर चीज कैसे कैसे क्या होता है सब कुछ आपको बताएंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ठीक है, कैसे फाइल बनानी होती है, क्या क्या जो है, मतलब जो भी एफिडेविट है या जो भी प्रमाण पत्र होते हैं, डिग्री वगैरह, सब कुछ आपको हम बताएंगे, ठीक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं हूं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है। जो भी आपकी समस्या हो, चाहे पढ़ाई से संबंधित हो या फिर जो भी और पढ़ाई की और भी जो समस्याएं हैं, सारी समस्या आप मुझे बताइए, ठीक है। मैं सबका समाधान करूंगा। इसलिए स्पेशली संडे को हमने एक जो है एपिसोड शुरू किया है नया, कि जो भी आपकी हफ्ते भर की समस्याएं हैं, एजुकेशन से रिलेटेड है या पढ़ाई से रिलेटेड है, उनका हम समाधान करें और उनको हम सुलझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हो सकता है आज शाम को ही आपको एक वीडियो मिल जाए जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर होगा। पूरी प्रक्रिया आपको हम समझाएंगे कि कैसे कैसे हुआ है, ठीक है। आयोग में कैसे गए हम, लोक सेवा आयोग में, और किन किन स्टेप से हमको गुजरना पड़ा, कैसा वहां पर माहौल था, और कितने लोग आए थे, कौन कौन अधिकारी थे, किन लोगों ने हमारा चेक किया, ठीक है। तो सब कुछ आपको बताएंगे, आप निश्चिंत रहिए। आपको अधिकारी बना करके सचिवालय ले जाना है, किसी भी कीमत पर ले जाना है, ठीक है। अब बस ये जिम्मेदारी हमारी है, सिर्फ आप मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए, जो जो मैं बताऊं आप उसको करते रहिए, और देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं है जब आप सचिवालय में मेरे साथ काम कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आज पॉलिटी के स्थान पर हम लोग करंट पढ़ लेते हैं। कल से ये सिस्टम हम लोग का रेगुलर वही हो जाएगा, पुराना वाला, कि सुबह पॉलिटी और शाम को करंट अफेयर्स, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम करंट अफेयर्स में एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है पुरस्कार या सम्मान, ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या खेल जगत में कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। जो अच्छा काम करता है तो कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं। और कोई भी परीक्षा हो, आईएएस से लेकर के वनडे एग्जाम तक, चाहे पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, कोई भी परीक्षा हो, ये खंड कभी अछूता नहीं जाता है। 1, 2 या 3, कभी कभी तो 3-3 प्रश्न भी आ जाते हैं पुरस्कार से संबंधित, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 3 या 4 वीडियो में हम आपको इसको कंप्लीट करा देंगे।
पिछले साल भर के जो भी करंट अफेयर्स है, आपको पता है कि हम जून 19 से लेकर के और अभी तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए, और बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि सर क्या इसके अलावा पढ़ने का आवश्यकता है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने इतना करंट अफेयर्स तैयार कर लिया तो शायद ही कोई प्रश्न आपका परीक्षा से बाहर जाएगा, शायद ही, और ना भी जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको संतुष्टि के लिए कुछ पढ़ना है तो कोई भी आप 1-2 मैगजीन पढ़ सकते हैं, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, एक एक अक्षर, एक एक शब्द याद कर लेना, क्योंकि आप देखेंगे मैक्सिमम प्रश्न यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। टॉपिक है पुरस्कार या सम्मान, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे पद्म पुरस्कारों की, ठीक है। पद्म पुरस्कार, आपको पता है कि जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है पर सबसे बड़ा सम्मान है वो कौन सा है? भारत रत्न है, ठीक है, जिसको कहा जाता है भारत रत्न, ठीक है। और ये भारत रत्न जरूरी नहीं है कि हर साल दिया जाए, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि भारत रत्न के ऊपर एक पूरा वीडियो बना दूं, शुरू से लेकर, यानी कि 1954 से जब से स्टार्ट हुआ है और अब तक उसकी क्या जो है यात्रा रही है, कितने लोगों को अभी तक दिया जा चुका है, किन किन क्षेत्रों में कितने को दिया गया है, महिलाएं कितनी शामिल हैं, विदेशी कितने शामिल हैं, वैज्ञानिक कितने शामिल हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि उस पर एक वीडियो आपको पूरा बना करके दे दूं। फिलहाल इस पर बात करते हैं। तो पद्म पुरस्कार क्या है? ये जो पद्म पुरस्कार है इसमें 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। इसमें पहले पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। तो जो पद्म भूषण है वो भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, दूसरा सर्वोच्च सम्मान। पहला तो भारत रत्न हो गया, दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण, तीसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण और चौथा सर्वोच्च सम्मान है पद्मश्री। इन्हीं तीनों पुरस्कारों को मिला करके पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री को मिला करके कहा जाता है पद्म पुरस्कार, ठीक है। ये प्रत्येक साल 25 जनवरी को, यानी कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए जाते हैं और उनका आवंटन किया जाता है, वितरित किए जाते हैं। तो इस साल भी 25 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा इनकी घोषणा की गई थी और इस साल कुल 141 हस्तियों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें से 7 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण दिया जाएगा, 16 लोग हैं जिनको पद्म भूषण दिया जाएगा और 118 लोगों को पद्मश्री से नवाजा जाएगा, ठीक है। और इसमें जो तीनों पुरस्कारों को मिला करके जो महिलाओं की संख्या है वो 33 है, यानी कि 33 महिलाओं को ये पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें विभूषण भी है, भूषण भी है, श्री भी है। और ऐसे 12 लोग हैं जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि पद्म विभूषण किसको दिया गया या कितने लोगों को दिया गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जो संख्या है ना 7, 16, 118 और 141, ठीक है, तो इसको मैच कराने को आता है। एक साइड लिखा होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री और कुल, एक साइड ये संख्या लिखी होती है। अब मैच कराना होता है कि पद्म भूषण कितने हैं, पद्मश्री कितने हैं, कुल कितने हैं और पद्म विभूषण कितने हैं, ठीक है। तो ये चारों संख्या आपको याद रखनी है, ये तीनों पुरस्कार याद रखने हैं और कितनी महिलाओं को दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019, ठीक है। तो ये जो साहित्य जगत है, यानी जो साहित्य क्षेत्र है, साहित्य जगत का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन? ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी कि जो साहित्य क्षेत्र में लोग कविताएं लिखते हैं या उपन्यास लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा पुरस्कार यानी सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और ये लगभग हर साल दिया जाता है। तो ये 55वां इसका क्रम है और ये 2019 का पुरस्कार है, 20 का भी नहीं दिया गया है। तो ये दिया गया है मलयालम भाषा के कवि हैं अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी। बड़ा अजीब सा नाम है, ध्यान रखिएगा, नंबूदरी याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये याद ना रहे तो नंबूदरी जरूर याद रखिएगा, अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी। ये मलयालम भाषा के कवि हैं और इसमें कुछ ऐसा उपन्यास वगैरह कुछ नहीं होता है, तो सिर्फ आपको नाम याद रखना है कि इनको दिया गया था। हाँ, भाषा याद रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कवि किस भाषा के हैं, ठीक है। तो ये मलयालम भाषा के कवि हैं और ये साहित्य जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। और ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि 54वां पुरस्कार यानी कि इससे पहले का पुरस्कार है वो अमिताभ घोष को दिया गया था, जो कि अंग्रेजी भाषा के लेखक या साहित्यकार है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक साल पुराना पूछ दिया जाता है, मतलब ये चूंकि इतने इंपॉर्टेंट पुरस्कार हैं
कि जो पेपर सेटर होता है उसको पता ही ना हो कि 55वां दिया जा चुका है, वो 54वां एग्जाम में रख देता है। ठीक है, तो इसलिए 1 साल का अगर आप देख लेंगे तो बेटर होगा। अगला पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019। ठीक है, ये भी साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये दिया गया है नंद किशोर आचार्य को, और इनका एक कविता संग्रह है छीलते हुए अपने को। कविता संग्रह का नाम क्या है? कविता संग्रह वो होता है जहां पर कई सारी कविताएं इकट्ठी की जाती हैं, मतलब कि एक संग्रह उन्होंने कर रखा है कि हमारी इतनी सारी कविताएं हैं। तो कविता संग्रह है छीलते हुए अपने को, और ये हिंदी भाषा के कवि है। ध्यान रखना, ये हिंदी भाषा के, यानी हिंदी भाषा में, चूंकि हमारी जो भी 22-23 भाषा है ना संविधान में, तो सारी भाषाओं में दिया जाता है ये। ठीक है, तो विशेषता आप सारी भाषाओं का याद नहीं कर सकते हैं, गुजराती, तमिल, तेलुगु, क्योंकि पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी भाषा का जरूर याद रखना है क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी भाषा को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है नंद किशोर आचार्य को दिया गया है, छीलते हुए अपने को कविता संग्रह के लिए दिया गया है। और जो अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार है वो जो पूर्व राजनयिक है या कांग्रेस नेता रहे हैं शशि थरूर जी, इनको दिया गया है, और इनकी पुस्तक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, क्लियर बात? तो ये इनको दिया गया। अगला है 29वां बिहारी पुरस्कार। ठीक है, ये जो बिहारी लेखक थे उनके सम्मान में इसको गठित किया गया था। दिया गया इस बार डॉक्टर ऐदान सिंह भाटी को दिया गया है, और इनका जो कविता संग्रह का नाम है वो है आंख हिय रा हरियल सपना। आंख हिय रा हरियल सपना इनका कविता संग्रह इसलिए दिया गया है। ठीक है, और जो 28वां पुरस्कार दिया गया था वो मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया था। इनका एक उपन्यास था स्वप्नास। ठीक है, ध्यान यहाँ पर ये देना है इसका नाम क्या है, बिहारी पुरस्कार है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि ये पुरस्कार राजस्थान के कवि को दिया जाता है। राजस्थान का कवि हो या कवित्री हो, और पिछले 10 वर्षों में जिसने कोई अच्छा उपन्यास या कहानी या कोई संग्रह लिखा है उसको दिया जाता है। साथ ही साथ उसने राजस्थानी या हिंदी भाषा में लिखा हो। नाम बिहारी जरूर है, लेकिन ये राजस्थानी या हिंदी भाषा के राजस्थानी कवि को दिया जाता है। स्पेशली राजस्थान का पुरस्कार है ये, लेकिन बिहारी के नाम पर रखा गया इसलिए ये बिहारी पुरस्कार है। तो आप बिहार से मतलब कि बिहार वालों को दिया जाता है, ऐसा नहीं है, राजस्थान वालों को दिया जाता है। विगत 10 वर्षों में जो भी कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं और वो अगर पॉपुलर हुए हैं तो उनके लिए पुरस्कार ये दिया जाता है। इस बार ऐदान सिंह भाटी को दिया गया है। नेक्स्ट है, और ये जो पुरस्कार है 29वां बिहारी पुरस्कार, ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये बिहारी पुरस्कार और व्यास पुरस्कार और सरस्वती पुरस्कार, ये तीनों के बिड़ला फाउंडेशन, एक जो है फाउंडेशन है, संगठन है, कहें तो संस्था है, उसके द्वारा ये दिए जाते हैं। और 29वां व्यास पुरस्कार ये 2019 का है, ये नासिरा शर्मा को दिया गया है। इनका उपन्यास है कागज की नाव, और ये हिंदी भाषा की लेखिका है। इनका देखिए भाषा जरूर याद रखिएगा कि वो लेखक या लेखिका किस भाषा की हैं। 3 ही चीजें याद रखनी है, नाम, उनका उपन्यास या कविता संग्रह या कहानी, और भाषा। ठीक है, यानी उनका नाम क्या है, किस भाषा के हैं, और उन्होंने क्या लिखा है। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, यही पूछी जाती हैं परीक्षा में। अगला है 29वां सरस्वती पुरस्कार, ये दिया गया है वासदेह मोही को, और इनका जो लघु कथा संग्रह है चेकबुक, क्या नाम है, चेकबुक है। और ये सिंधी भाषा के कवि, ध्यान रखिए किस भाषा के हैं, सिंधी भाषा कवि हैं। और चेकबुक में इन्होंने क्या लिखा, ये किस पर डिपेंड है, किस पर ये मतलब किस पर लिखा गया है, इसमें है क्या, तो ये है कि समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों की पीड़ाओं का वर्णन किया गया है। यानी समाज के हाशिए पर लोग रह रहे हैं, गरीब हैं, असहाय है, मजदूर हैं, उनके जीवन पर जो है, उनकी पीड़ाओं पर क्या क्या उनकी पीड़ा है, क्या समस्या है, इस पर ये लिखा गया है चेकबुक। अगला है 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार। ठीक है, ये दिया गया है डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया है। हिंदी भाषा के कवि एवं आलोचक है ये, और इनकी जो आत्मकथा है अस्ति और भवती, क्या है, अस्ति और भवती के लिए दिया गया है। 33वां मूर्ति पुरस्कार डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को किस भाषा के हैं, हिंदी भाषा के कवि या आलोचक ये हैं। अगला पुरस्कार है तानसेन सम्मान, ये मध्य प्रदेश का, स्पेशली ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश सरकार देती है। ठीक है, भारत सरकार नहीं देती है, ये मध्य प्रदेश राज्य का है, तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसको दिया जाता है। तानसेन सम्मान 2019 इस बार दिया गया है पंडित विद्याधर व्यास को दिया गया है।
ये ग्वालियर घराने के गायक हैं और ये जो पुरस्कार है वो शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है किशोर कुमार सम्मान। ये भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है और इस वर्ष जो अभिनेत्री है बहीदा रहमान, उनको ये सम्मान दिया गया है, किशोर कुमार सम्मान। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। ठीक है, देखिए ये क्या है, ये जो पुरस्कार है ये भारत सरकार के द्वारा जो नर्सिंग के क्षेत्र में लोग काम करने वाले हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यानी कि जो नर्सें हैं, नर्सिंग के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं या अच्छा कार्य करते हैं, तो उनको ये दिए जाने वाला पुरस्कार है। इस बार किसे दिया गया है? इस बार दिया गया है स्वर्गीय लिनी सजीज। ये एक नर्स है, इनका देहांत हो गया है, इनको मरणोपरांत दिया गया है और ये केरल के कोझिकोड की रहने वाली थी और कोझिकोड में एक अस्पताल है पेरम्बरा अस्पताल, वहां पर ये नर्स थी। ठीक है, समझिएगा, ये जो है कोझिकोड के पेरम्बरा अस्पताल में नर्स थी और वहां पर एक पेशेंट आया जिसका नाम था मोहम्मद सादिक, जो कि निपाह वायरस से संक्रमित था। याद होगा आपको, केरल में एक बार निपाह वायरस आया था। ठीक है, तो इस मोहम्मद सादिक नाम के व्यक्ति को निपाह वायरस था, संक्रमण था इसका। ठीक है, तो ये जो नर्स थे यानी कि लिनी सजीज जी, तो यही इसकी देखभाल कर रही थी, केयर कर रही थी कि ये ठीक हो जाए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि ये भी संक्रमित था, तो इसी की वजह से इनको भी संक्रमण हो गया, यानी कि इन नर्स को भी संक्रमण हो गया और कुछ दिन बाद क्या हुआ कि इनकी डेथ हो गई, यानी कि इसकी सेवा करते करते, इसका इलाज करते करते ये भी संक्रमित हो गई और इनकी मृत्यु हो गई। इसलिए इनको पुरस्कार दिया गया है। साथ ही जो भी राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, तो सबकी जो है जो 35 अन्य नर्सिंग कर्मियों को भी ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा कि स्वर्गीय लिनी सजीज जी को कोझिकोड केरल की ये रहने वाली थी और यह पुरस्कार देश में नर्सों द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो नर्सेज होती हैं तो वो अगर जो है कोई अच्छा कार्य कर रही हैं तो उसके लिए ये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार 2019। ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, इनको दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि झारखंड में 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक है बरहेट और दूसरा है दुमका। तो इन्होंने जो है बरहेट और दुमका विधानसभा क्षेत्रों में बेहतर और अनुकरणीय कार्य किया है, इसलिए इनको चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2019। ठीक है, ये दिया गया है गुलाब कोठारी जी को दिया गया है। ये राजस्थान पत्रिका के चेयरमैन हैं और ये पुरस्कार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसको दिया गया है? गुलाब कोठारी जी को दिया गया है राजा राम मोहन पुरस्कार। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार। ठीक है, तिलक जी के नाम पर इसको रखा गया है। ये जो जागरण समूह के संस्थापक प्रधान संपादक हैं संजय गुप्ता, आप उनकी जो है दैनिक जागरण में आर्टिकल वगैरह पढ़ते होंगे। ठीक है, ये आप वो जो उसके प्रधान संपादक हैं तो यही है, संजय गुप्ता जी हैं। तो इनको ये पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़े हित के लिए किए गए कार्य के सम्मान में इनको ये पुरस्कार दिया गया। पत्रकार के क्षेत्र में इन्होंने बड़ा ही बड़े सराहनीय कार्य किया है और लोगों के हित के लिए इन्होंने काम किया है, इसलिए इनको ये पत्रकारिता का पुरस्कार दिया गया है। अगला है कृषि कर्मण पुरस्कार। ठीक है, देखिए कृषि कर्मण पुरस्कार उस राज्य को दिया जाता है जिस राज्य ने अपनी किसी फसल में यानी किसी भी फसल के उत्पादन में सर्वोत्कृष्ट उत्पादन हासिल किया हो, यानी कि सबसे ज्यादा उत्पादन हासिल किया हो, उस राज्य को यह पुरस्कार दिया गया है। तो इस बार तमिलनाडु को यह पुरस्कार दिया गया है क्योंकि इसने तिलहन के अच्छे उत्पादन के लिए इसको दिया गया। यानी तिलहन के क्षेत्र में या तो तिलहन वाली फसलें हैं उसमें इसने जो सर्वोत्कृष्ट उत्पादन प्राप्त किया है, तो तमिलनाडु को दिया गया है कृषि कर्मण पुरस्कार और ये इसको 5वीं बार दिया गया। ध्यान रखिए कितनी बार, इससे पहले 4 बार इसको मिल चुका था, ये 5वीं बार इसको दिया गया है। और अगला पुरस्कार है इंदिरा गांधी शांति निरस्तीकरण और विकास पुरस्कार। ठीक है, ये जो है देश विदेश में कोई भी व्यक्ति हो किसी को भी ये दिया जा सकता है। तो इस बार दिया गया है सर डेविड फ्रेडरिक
एटनबरो को दिया गया है। किसको? सर डेविड फ्रेडरिक एटनबरो को दिया गया है। ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध प्रकृतिवादी है, यानी कि प्रकृति के लिए जो काम करते हैं, प्रकृति को बचाने के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि जैव विविधता को संरक्षित करने और लोगों में उसके प्रति जागरूकता फैलाने की दिशा में काम किया। यानी जैव विविधता बायोडायवर्सिटी क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है। साथ ही साथ लोगों को इस ओर आकर्षित किया है, उनको जगाया है कि आप लोग भी जैव विविधता के लिए काम करिए, ताकि अपने इस जो है पर्यावरण को, इस वायुमंडल को, इस पृथ्वी को बचाया जा सके और उसको जो है एक अच्छा सा माहौल प्रदान किया जा सके। तो ये था पुरस्कार और सम्मान का प्रथम लेक्चर। ठीक है, 2-3 लेक्चर आपको और मिलेंगे। इस तरह से हम ये वाला टॉपिक भी आपका जल्दी ही फिनिश कर देंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम सारी चीजों को कवर कर रहे हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जब तक आपकी परीक्षा होगी हम कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक आपके, सारे विषय कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, क्योंकि हमारा बस यही उद्देश्य है कि आपको नौकरी दिलाना है, आपको सरकारी नौकरी दिलाना है। बस ये हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा और देखेंगे कि हम लोग अपने एक नए शिखर पर होंगे। जो भी हम लोगों ने गोल या टारगेट फिक्स किया है, हम लोग वहां पर जरूर पहुंचेंगे। इन्हीं आशाओं और संभावनाओं के साथ मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार।